जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में। साथियों, सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई के लिए एक मॉडल पेपर यहां पर होने जा रहा है, जिस मॉडल पेपर में आप लोग हिंदी के, सामान्य ज्ञान के, रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चंस देखोगे। तो परीक्षा से पहले साथियों इस मॉडल पेपर को देखकर चले जाना, क्योंकि 2 दिन पेपर हो चुका है, उसके बाद ये मॉडल पेपर साथियों तैयार किया गया है। तो मॉडल पेपर में जरूर कुछ खास बात है, ये परीक्षा के लिए, आपकी जो आने वाली परीक्षा होगी, ये उसमें बहुत ही हेल्प करेगा आपकी। तो साथियों यहाँ पर चारों सब्जेक्ट हमने कवर किए हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, परीक्षा में आपको दिखने वाले क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हिंदी को हम लोग देखेंगे। भाई चैनल को आप सभी लोग सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। पहला क्वेश्चन है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है साथियों? तो अनुच्छेद 343 में ये बात कही गई। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, लिपि कौन सी है? भाई लिपि देवनागरी है। और यह बात कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? अनुच्छेद 343 में बताई गई। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों, हिंदी का एक क्वेश्चन है कि कर है, बैठ है, चल है, ये आदि ये जो सारी धातु हैं, ये इस पर किस प्रकार की धातु हैं? देखिए मैंने अगर यहां पर लिख दिया, यहां पर मैंने एक शब्द लिख दिया दौड़, तो ये क्या हो जाएगी? ये मूल शब्द हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसमें ना जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगी? तो ये साथियों क्रिया बन जाएगी, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर कर है, बैठ है, चल है, पढ़ है, मतलब उसमें ना लगा हो, ना लगा हो, तो वो क्या कहलाएंगी? मूल धातुएं कहलाएंगी। लेकिन अगर उसमें ना लग जाए, जैसे कि करना, बैठना, चलना, तो वो सारी क्रियाओं में बदल जाएगी, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, औलाद किस भाषा का शब्द है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो औलाद की अगर बात करें, आ से आएगा औलाद और आ से आएगा अरबी, तो औलाद आपका अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। अगर बात करें अति धन उक्ति शब्द की, आपको संधि करना है और बताना है कौन सा शब्द बिल्कुल करेक्ट यहां पर लिखा हुआ है। तो साथियों अगर बात करें अत्युक्ति ऐसे लिखा जाएगा, गलत भाई, ये भी गलत हो जाएगा। अत्युक्ति जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार लिखा जाएगा। और अगर आपसे ये पूछ ले कि अत्युक्ति की संधि विच्छेद कैसे होगी, तो ये आपके सामने अत्युक्ति की संधि विच्छेद होगी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक प्रश्न और बनेगा आपसे कि अत्युक्ति में बताइए कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? इसका राइट आंसर साथियों आपको बताना है, क्या हो सकता है बताइए। तो साथियों यहां पर अगर बात करें साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर हम लोग पदगत की बात करें, तो पदगत का मतलब क्या हो जाएगा? पद को गया हुआ। और जहां पर भी को आ जाता है साथियों, आप सभी लोग जानते होंगे, कर्ता ने कर्म को, वहां पर कौन सा समास हो जाता है? कर्म तत्पुरुष समास हो जाता है। तो पद को गया हुआ क्या कहलाएगा? को इसमें आ जाएगा, और जहां पर को आता है वहां पर कर्म कर्म तत्पुरुष समास हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, तत्सम शब्द आपको इसमें से चुनना है, कौन सा तत्सम शब्द है बताने की कोशिश कीजिए। देखिए बात करें तत्सम शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा? भी भविष्य यहाँ पर जो शब्द होगा ये एक तत्सम शब्द है। बाकी ये सारे अगर बात करें ये सारे तद्भव शब्द हैं। उसके बाद देखिए तत्सम शब्द आपको चुनना है, रिपीट हो गया। खटोला में प्रत्यय की अगर बात करें, तो खटोला में साथियों प्रत्यय जो होगा, इसकी संधि विच्छेद अगर बात करें तो खट हो जाएगा, राइटिंग पर मत जाइएगा, खट हो जाएगा और ओला हो जाएगा। तो ओला क्या हो जाएगा साथियों? इसका प्रत्यय हो जाएगा। और ओला कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा वाला साथियों प्रश्न है। देखिए जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद अगर मान लीजिए ये आ जाता है, जो क्रिया कर्म का बोध कराती है उसे क्या कहेंगे? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि अगर कर्म होता है तो सकर्मक क्रिया, कर्म नहीं होता है तो अकर्मक क्रिया। ये दो बातें आप सभी लोगों को याद रखनी है। अब उसके बाद साथियों देखिए आप यहां पर कि सर्वनाम का प्रकार नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए संज्ञा की अगर बात करें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। सर्वनाम की अगर बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी कि 6 प्रकार की होती है, जिसमें से निजवाचक जो है वो सर्वनाम होता है, बिल्कुल होता है। अगर बात करें साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है तो बिल्कुल होता है। लेकिन अगर साथियों बात करें गुणवाचक की, तो गुणवाचक नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। तो अब साथियों यहां पर सामान्य ज्ञान के आपके सामने प्रश्न आ चुके हैं। तो सामान्य ज्ञान का साथियों पहला प्रश्न यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों
राष्ट्रों की संख्या कितनी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में कितने राष्ट्र जो है वो सदस्य देश हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी कि 193। और आपसे ये पूछ ले कि जो 193 नंबर का देश है वो कौन सा है, तो ये भी आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे कौन सा वो देश है साथियों। दक्षिण सूडान का नाम आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछी जा रही है। चलिए देखिए, अगर आपसे ये पूछ ले कि जो सरदार सरोवर परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना से कौन कौन से राज्य जो हैं वो लाभान्वित हैं, तो उसमें कौन कौन सा नाम आपका आएगा। एक तो आपका मध्य प्रदेश आएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश जो है वो लाभान्वित है किससे भाई, सरदार सरोवर परियोजना से। उसके अलावा अगर बात करें महाराष्ट्र क्या लाभान्वित है, तो महाराष्ट्र भी लाभान्वित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा साथियों गुजरात जो है ये भी लाभान्वित है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित नहीं है, तो चार राज्य हैं, चार राज्य लाभान्वित है, उन राज्यों के नाम आपको ध्यान रख लेना है। तो ये राज्य हो गया। अब साथियों प्रश्न यहां पर बनता है कि यहां पर साथियों प्रश्न बनता है कि सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो कौन सी नदी पर स्थित है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, नर्मदा नदी पर। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, लेकिन सबसे पहले नंबर पर कौन है क्षेत्रफल के मामले में। तो सबसे पहले नंबर पर जो है साथियों वो है राजस्थान, यानी कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल जिस राज्य का है वो है राजस्थान। दूसरे नंबर पर कौन है साथियों, दूसरे नंबर पर है एमपी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पर साथियों कौन है, तीसरे नंबर पर आपका जो है वो महाराष्ट्र है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, चौथे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर है यूपी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है, इसलिए आपका राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था। तो यहां पर सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो ये साथियों हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज लोग जीत गए थे और जो सिराजुद्दौला था वो हार गया था। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, सिराजुद्दौला हो जाएगा। अब यहां पर सिराजुद्दौला का जिक्र किया गया है, तो एक प्रश्न आपसे बनता है कि बताइए सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम क्या था, तो मिर्जा मोहम्मद, आप लोग ध्यान रखेंगे। मिर्जा मोहम्मद जो था ये साथियों सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम था, आपको ध्यान रखना है। बंगाल का नवाब था ये सिराजुद्दौला। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है, तो बताने की कोशिश कीजिए भाई। तो बात करें साथियों किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है मसालों का देश। केरल की अगर बात करें, वन स्कूल वन आईएएस योजना कहां पर शुरू की गई है, केरल में शुरू की गई है। उसके बाद बात करें तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया। देखिए बात यहां पर आती है किसने शुरू करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसको शुरू करवाया, लेकिन इसको खत्म किसने करवाया, इसको पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश। आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था उसका नाम था मोहम्मद शाह। साथियों रंगीला भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रंगीला भी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात साथियों मैंने आपको बताई कि मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था, तो रंगीला इसको कहा जाता था। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किस शासक को रंगीला कहा जाता था, तो मोहम्मद शाह को कहा जाता था। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि 1739 की बात है साथियों, 1739 की बात है। ठीक है, बात करें 1739 की बात है, तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय भारत का शासक कौन था, दिल्ली का शासक कौन था, यही मोहम्मद शाह था। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि जब 1739 में मोहम्मद शाह का शासनकाल था तो उस समय किसने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो नादिर शाह ने आक्रमण किया था, आपको ध्यान रखना है। उसने आक्रमण किया और मयूर सिंहासन को और कोहिनूर हीरे को भारत से ले गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था, तो दल बदल विरोधी कानून जो था कौन से संविधान संशोधन के तहत पारित हुआ था, 92 संविधान संशोधन के तहत पारित हुआ था, ये आपको पहली बात ध्यान रखना है। अगर बात करें कब पारित किया गया था, तो 92 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको पारित किया गया था, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। और कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, तो 10वीं अनुसूची में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मॉडल पेपर साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, सीआरपीएफ
एचसीएम और एएसआई के लिए। मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए देखिए, अगर बात करें मेगास्थनी जो था ये किसके दरबार में आया था, तो आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाता, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि किसका राजदूत था, तो मेगास्थनीज एक यूनान के राजा थे, सेल्यूकस। तो सेल्यूकस का राजदूत था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगर मेगास्थनीज की साथियों बात करें तो इसकी एक पुस्तिका है इसका, जिसका नाम है इंडिका। इसमें इंडिका में क्या लिखा हुआ है, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में इसमें बताया गया है इंडिका में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। सीमांत गांधी के नाम से किसे का जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां की अगर बात करें साथियों, तो इन्होंने क्या किया था, 1930 की बात है, इन्होंने खुदाई खिदमतदार, इन्होंने खुदाई खिदमतदार, ठीक है, खिदमतदार की स्थापना की थी। यानी कि इसके एक संगठन था, खुदाई खिदमतदार नामक एक संगठन था। 1930 में इसका स्थापना किसने की थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है, तो आप लोगों ने साथियों क्या क्या देखा, आप लोगों ने देखा भाई हिंदी देखी, उसके बाद सामान्य ज्ञान देखी, अब आप लोग मैथ के क्वेश्चन देखोगे, फिर उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन देखोगे। तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने कि 9 आदमी एक कार को 16 दिन में करते हैं, तो बताइए कि कितने आदमी उसको 24 दिन में करते हैं। इस प्रकार का मैं आपको साथियों कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर लेकर आया हूं मैथ के, अगर वो आपने तैयार कर लिए तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी परीक्षा में। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आएगा और ये नंबर बदल दिए जाएंगे, लैंग्वेज आपकी यही रहेगी। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि 9 आदमी 16 दिन में, ठीक है भाई, 9 आदमी 16 दिन में किसी कार्य को करते हैं, तो बताइए कितने आदमी, अब यहां पर हम क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं, कितने आदमी उसको 24 दिन में करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बैठाना है, ये लाइन आपको बैठाना है। अब ये 24 जो है ना, ठीक है, 24 ये यहां पर आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, 9 इंटू 16 बटे में 24 और यहां पर क्वेश्चन मार्क, और यही क्वेश्चन मार्क तो हमको ज्ञात करना है। अब बस इसको कैलकुलेट करा लो भाई, ठीक है। 3 तियां कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूना 16 हो जाएगा। अब ऊपर बचा है ये 2 और ये बचा है 3, इन दोनों की जब गुणा होगी तो साथियों 6 आ जाएगी, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर साथियों क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 24 दिनों में पूरा कर कितने आदमी, तो साथियों 6 आदमी। देखिए भाई 9 आदमी एक कार्य को 16 दिनों में पूरा करेंगे, तो 6 आदमी जो है उसको 24 दिन में पूरा करेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि एक पुरानी बाइक है, कितने में, एक पुरानी बाइक है, 4700 में खरीदता है कोई बंदा। ठीक है भाई, हमने क्या किया, हमने उसको 4700 में खरीद लिया, हमने उसको 4700 में खरीद लिया। उसकी मरम्मत है, यानी कि उसका ब्रेक खराब था, उसका एक व्हील्स खराब था, तो ये हमने काम करवाया, इसमें 800 रुपये हमने मरम्मत के खर्च कर दिए। तो जब हम इसमें जोड़ेंगे, मतलब 800 इसमें जोड़ेंगे, कितना बैठेगा टोटल, तो ये हमें बाइक जो पड़ेगी कुल मिला के, ये हमें जो बाइक पड़ेगी साथियों 5500 की बाइक हमें पड़ेगी। अगर बाइक को वो, अब वो क्या मैं इसको चलाऊंगा नहीं, मैं इसको बेच दूंगा। अब वो 5500 की बाइक को 5800 में, यहां पर लिखा हुआ है कि अगर वो उसको 5800 में बेच देता है साथियों, तो उसको प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो साथियों सीधा सीधा तो लाभ है, 5500 में खरीदी, 5800 में बेच दी, 300 का उसको लाभ हुआ। ठीक है भाई, अगर यहां पर यह पूछता कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 300 उत्तर होता, 300 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन उस लाभ को, यानी कि 300 को प्रतिशत में बदलना है, तो जब भी किसी नंबर को प्रतिशत में बदलना होता है तो वो नंबर लिखते हैं, इंटू 100 लगाते हैं और नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं। अच्छा, क्रय मूल्य क्या है साथियों, ठीक है, क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य मतलब वो जो आपने खरीदी है जिस मूल्य पर, अरे भाई 4700 रुपए की खरीदी, 800 लगाए, तो जो क्रय मूल्य लगभग लगभग हुआ 5500 हो जाएगा, लगभग नहीं बल्कि 5500 ही हो जाएगा। तो बस इसको कैलकुलेट आपको कर लेना, नीचे 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कट गए, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30 हो जाएगा, ऊपर 60 हो जाएगा और नीचे 11 हो जाएगा। अब आपको 60/11 है, इसको कट करना है, 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा, 5 बचेगा तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, उस 5 में 0 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएंगे। तो 5.4% का लाभ होगा। तो 5.4 कहां पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर आपको बताना है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है। देखिए किसी की आय जो होती है वो 100% होती है, अब कहा जा रहा है कि वो 65% खर्च कर देता है,
कितना खर्च कर देता है साथियों? 65% जब खर्च कर देता है तो बच्चा बच्चा बता देगा वो बचाता कितना है। ठीक है, वो बचत, उसकी बचत कितनी होती है? 35% की तो उसकी बचत होगी। अरे भाई 65 रुपये खर्च कर दिए तो 35 रुपये ही तो बचेंगे, 100 रुपये अगर आय होगी। तो कहा यह जा रहा है कि अगर प्रति माह 5250 की बचत करता है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5250 की बचत करता है, लेकिन हमने बचत निकाली है 35% की, तो बस यही 35% जो है किसके बराबर हो जाएगा? 5250 के बराबर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो उसकी मासिक आय पूछी जा रही है, बस कुछ नहीं करना है भाई। 35% की वैल्यू 5250 है, हमें 100% की वैल्यू जो है वो पता करना है। तो ये 35 जो है वो इधर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा साथियों? 1% बचेगा। 100% की वैल्यू निकालना है, इससे 100 की गुणा कर देंगे और इससे इसकी भी 100 से ही गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बस इसको काट देंगे साथियों। किससे काटे? 7 से काटने की कोशिश करें, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। कितना बचेगा भाई? 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 0 लग जाएगा। फिर इस 5 से साथियों कट करने की कोशिश करते हैं, तो 5 ये आपको कट करने की कोशिश करते हैं, 5 एकम 5, 2 चलेगा, 25 हो जाएगा, पचम 25 हो जाएगा, 0 बच जाएगा। और ये 2 0 हैं, ये मतलब 100 के 2 0 इसमें लग जाएंगे। तो उसकी आय जो होगी कितनी हो जाएगी? 15,000 हो जाएगी, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। यदि व्यापारी के पास कुछ वस्तुएं हैं, ठीक है भाई, कुछ वस्तुएं हैं, 40% वस्तुएं बेचने के बाद उसके पास 420 वस्तुएं बचती हैं, उसके पास कुल कितनी वस्तुएं थी? तो सेम पिछली वाले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन था। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ सकते हो। देखिए भाई, कहा जा रहा है कि कुछ वस्तुएं हैं, उसने 40% वस्तुएं बेच दी। तो 40% वस्तुएं बेचने के बाद उसके पास 420 वस्तुएं बची। तो जब भाई 40% वस्तुएं बेच देगा तो जाहिर सी बात है 60% वस्तुएं ही तो बचेंगी। और 60% की वैल्यू यहाँ पर बताई गई है कि कितनी है भाई? 420 है। तो ये देखिए, अब कुछ नहीं पूछा उसके पास कुल कितनी वस्तुएं हैं, 60% की वैल्यू आपको दे रखी है, 100% की वैल्यू आपको निकालना है, वही आंसर आपका होगा। ये 60 जो है वो साथियों बटे में लाएंगे, यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1% बच जाएगा। इसकी 100 से गुणा कराएंगे तो इसकी भी 100 से गुणा कराएंगे, 100% की वैल्यू निकल आएगी। अगर बात करें, इसको 0 से 0 कट गया, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42 हो गया, 2 0 इसमें लग गया, यानी कि 700 आपका आंसर हो गया। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भाई सिलेक्शन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि साथियों वो कंटेंट आपको दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से कि जिसमें आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाए। 800 का देखिए, जहां पर भी का होगा हम गुणा का निशान लगा देंगे, जहां पर भी का होगा हम गुणा का निशान लगा देंगे, बस। 800 का 7/16, तो 800 का 7/16 जो है किसके बराबर है? 240 के 8/15 से कितना अधिक है? अच्छा ठीक है भाई, कितना अधिक है? तो उसके बाद देख लेंगे, 240 के 8/15 से कितना अधिक है, हम देख लेंगे भाई। ठीक है, देख लेंगे। तो सबसे पहले तो इसको काटेंगे भाई, किससे कटेगा? ठीक है, 8 एकम 8 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, और 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 से कटेगा 100, 50 आ जाएगा। 50 सत्ते कितने होते हैं साथियों? 5 सत्ते 35 होते हैं और 0 लग जाएगा। उसके बाद इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, किससे कट करें? 5 तियां 15 हो जाएगा आपका, और 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करें तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। तो 16 अट्ठे साथियों कितने होते हैं? पहाड़ा तो भाई मुझे भी नहीं आता। ठीक है, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। तो 128 आ गया। कितना आ गया भाई? 128 आ गया। तो बस कुछ नहीं, इसको डिफरेंस कर लो, पता चल जाएगा कितना अधिक है या कितना कम है। 128 यहाँ पर हमने जो है वो लिख दिया। अब डिफरेंस निकालो। 10 में से साथियों 8 जाएगा, 2 बचेगा। 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा साथियों, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 222 कहाँ पर लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 3 से 15 हुआ, 15 से 4 हुआ, 4 से 16 हुआ, 16 से 5, 5 से 17, 17 से 6, और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं भाई, लॉजिक समझना है। 1 बढ़ाया 4 आ गया, 4 में 1 बढ़ाया 5 आ गया, 5 में 1 बढ़ाया 6 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा भाई 7, लेकिन हमें ज्ञात ये करना है, कोई दिक्कत नहीं। 15 में 1 बढ़ाया 16 आ गया, 16 में 1 बढ़ाया 17 आ गया, 17 में 1 बढ़ाएंगे तो साथियों 18 आ जाएगा। यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। अब उसके बाद देखिए साथियों, लेटर पोजीशन की बात करें, आर 18 पर होता है, ओ 15 पर होता है, एल 12 पर होता है, आई 9 पर होता है, और एफ 6 पर होता है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है? यहाँ पर मेरे ख्याल से 3 माइनस हुआ,
फिर 3 माइनस हुआ, फिर यहाँ पर 3 माइनस हुआ, फिर साथियों 3 माइनस हुआ और फिर 3 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 नंबर पर साथियों क्या होता है, सी होता है, ए बी सी तीसरे नंबर पर। अब उसके बाद देखिए साथियों, अच्छा यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन है, देखिए भाई देख लीजिए कि यहां पर मान लीजिए दर्पण रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है, ये एक दर्पण है। तो अगर इसका चित्र इधर को दिखेगा तो ये कैसे दिखेगा, तो जो यहां पर वर्ग बना है तो वो तो वर्ग ही बनेगा। मैं आपको यहां पर सही तरीके से बता देता हूं, देखिए भाई, ठीक है, ठीक है। अब सर्किल की बात करें तो जो सर्किल उधर बना हुआ है, सर्किल वो भी साथियों जो है वो ऐसे ही बनेगा, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर बात करें हम, तो ये जैसा इधर बना हुआ है वैसा उधर बन जाएगा, तो ये जैसा इधर बना हुआ है वैसा उधर बन जाएगा, ये जैसा इधर बना हुआ है वैसा उधर बन जाएगा। अगर ये जल प्रतिबिंब होता तो ये चेंज होता, ये वाली चीज ऊपर आ जाती और ऊपर वाली चीज नीचे आ जाती, ये जल प्रतिबिंब में होता है। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब में ये और ये बदलेंगे, ये और ये समान रहेंगे। तो ये इधर है, ये सीधे हाथ की तरफ है, लेकिन जब ये इधर आएगा तो ये उल्टे हाथ की तरफ हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा साथियों। ये किधर उल्टे हाथ की तरफ है आपके, तो ये सीधे हाथ की तरफ हो जाएगा, ये इधर सीधे हाथ की तरफ आ गया, और ये आपका जो है ये वैसा ही रहेगा। तो साथियों अब आप लोग देख लेंगे ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, अब इसको हम हटाएंगे, नीचे करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, चित्र बिगड़ जाएगा। तो आप लोग एक बार ध्यान कर लेंगे, ये दो लाइनें ऐसे ऐसे हैं और ये दो लाइनें ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है भाई, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कुछ कागज, यहां पर मैं ले लेता हूं भाई, चलिए। तो ये हमने साथियों क्या बना लिए, ये हमने बना लिए कागज। ये हो गए हमारे कागज, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे हो गए कागज। तो कह रहे हैं कि कुछ कागज जो हैं, फिर से हमें लेना पड़ेगा, कुछ कागज जो है कलम है। तो साथियों इतने कागज जो हो गए ये क्या हो गए, ये आपके साथियों हो गए कलम। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कलम। अरे भाई ये कागज थे, इतने कागज जो है ये कलम हो गए, ठीक है। सभी पेंसिलें कलम है, तो सभी अगर पेंसिलें कलम हो जाएंगी तो कलम कहाँ पर आएंगी, कलम तो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम पेंसिल का पा लिख लेंगे शॉर्ट में, ठीक है। अब निष्कर्ष देख लीजिए, कुछ कलम पेंसिल हैं, कुछ कलम पेंसिल हैं, ये कलम ये हैं, पेंसिल ये हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ कलम तो पेंसिल होंगी ही, कुछ कलम पेंसिल होगी, ये आपका बिल्कुल सही है निष्कर्ष। कुछ कलम कागज हैं, तो कुछ कलम कागज हैं, इतने साथियों जो कलम है वो कागज हैं, तो ये निष्कर्ष भी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएंगे। और कहां पर आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी में रहा। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 निकलते हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताने की कोशिश कीजिए। 81 है, 729 है, फिर 9 आ गया है, 64 है, 512 है, फिर 8 आ गया है, 49 है, 7 है। तो यहां पर आपको बताना है क्या आएगा। देखिए जरा ध्यान से दीजिए, ये आपका ये 9 का ही तो स्क्वायर है, उसके बाद ध्यान देंगे तो ये तो 8 का ही स्क्वायर है, ध्यान देंगे उसके बाद ये 7 का ही स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है साथियों, ये कुछ नहीं है, ये 9 का क्यूब है बस। ये क्या है, ये 512 क्या है, ये 8 का क्यूब है। तो 7 का क्यूब साथियों यहां पर आएगा, और 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। आंसर आपका आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए तो बताने की कोशिश करेंगे, और बताना है आपको कि यहां पर जो है वो कौन सा नंबर आ जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पर साथियों बात करें क्या लॉजिक लग रहा है कि अगर 18 और 17 को हम अगर जोड़ दें तो 18 17 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। 18 17 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 9 और 6 को घटा दें साथियों तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 35 और 3 कितना होता है साथियों, 38 होता है। लॉजिक हमको मिल चुका है, ये 38 ही तो लिखा है। उसी प्रकार 11 और 11 को जोड़ देंगे साथियों कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 19 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 22 और 10 कितने होते हैं, 32 होता है, जो ये आ चुका है। अब वैसे यहां पर हम लोग करेंगे 12 और 8 कितना होता है, 20 होता है। 20 में से जब 9 जाएगा साथियों तो बचेगा 11। तो 20 और 11 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और 31 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था साथियों एक मॉडल पेपर सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई के लिए। उम्मीद करता हूं मॉडल पेपर आपकी तैयारी के लिए, आपकी तैयारी को जबरदस्त बनाएगा। इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे सिलेक्शन के लिए, और इस वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो अगर आप लोग शेयर कर देंगे तो मेहनत अदा हो जाएगी। और एक प्यारा सा कमेंट आप सभी लोग लिखेंगे जरूर। जय हिंद साथियों।